हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये नेटवर्क सर्किट पर वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करनी है, अगर आप मान लीजिए कि 1 साल 2 साल आपने ड्रॉप कर लिया है, आपने प्रिपरेशन की है, लेकिन आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे लेवल में, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 1200 रुपये रखा गया है। ठीक है, जिसमें आपको लगभग टॉपिक वाइज सभी मतलब कि टॉपिक को क्लियर किया गया है। टॉपिक वाइज सभी एमसीक्यू क्लियर किया जाएंगे। ठीक है, प्लस इसमें आपको प्लस 2000 क्वेश्चन का मॉक पेपर, यानी आप कह सकते हो कि लगभग 20 मॉक पेपर आपका करवाया जाएगा। 20 मार्क पेपर रहेगा आपका पूरा। इस मतलब कि जस्ट लाइक ऐसे जेई का पेपर, जैसे जेई का पेपर होता है उस हिसाब से इसको मतलब कि मेंटेन किया गया है, बनाया गया है पेपर। लगभग 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आप समझ सकते हो किस तरीके से रहते हैं। आपका कहीं मान लीजिए नेटवर्क सर्किट का, फिर मशीन का, फिर पावर सिस्टम का, तो उस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसको हम करेंगे। ठीक है, प्लस इसमें आप देख रहे हो कि आपको क्या क्या मिल रहा है यूपीपीसीएल जेई का। जैसे फुल ले रहे हैं तो आप 1200 रुपये में आपको पूरा टॉपिक वाइज, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मेजरमेंट, आपको सब टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज के बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम जल्दी इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्लस साथ में आपको अभी इस टाइम क्या चल रहा है, अभी हम इसको कर रहे हैं सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हो कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो बाकी अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स से ही पढ़ो। अगर आप यूट्यूब पे एंजॉय कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियो डेली देता रहूँगा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियोज़ डेली मिलती रहेंगी। और अगर मान लीजिए आपको पीडीएफ में कोई चीज़ चाहिए तो पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। बाकी यूपीपीसीएल जेई का जो प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन है, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसका हमने बनाया है, वो सब आप देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप पीडीएफ नीचे है, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि निम्न आकृति में दर्शाए गए सर्किट में करंट I1 एंड I2 का मान कितना है। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है, सिर्फ पूछा क्या है आपसे। आपसे पूछा है कि I1 का मान और I2 का मान कितना होगा। अब देखिए इस तरह की सर्किट आपको दिख गई। अब इसमें आपको ये वोल्टेज पता नहीं है, वोल्टेज क्या है, अननोन है। तो अब वोल्टेज अननोन है तो आपसे पूछ रहा है कि I1 बताइए, I2 बताइए, तो आप फिर कैसे बताओगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात क्या है कि आपको सोचना पड़ेगा कि I1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये I1 यहाँ से आ रही है नीचे, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो इधर जाएगी कुछ करंट इधर जाएगी। ठीक है, इधर तो 1 एम्पियर दिया हुआ है, क्लियर है, आपको दिख रहा है। इधर तो 1 एम्पियर दिया हुआ है, लेकिन इधर कुछ नहीं दिया है। अगर इधर कुछ नहीं दिया है तो फिर इधर की करंट ही हमें नहीं पता है, तो I1 कैसे पता चलेगी। ठीक है, आपको पता है, फिर I1 को पता करने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ की करंट कितनी है। अब यहाँ की करंट आप कैसे पता करोगे, तो ध्यान से समझिए कि ये जो R3 है और ये जो R2 है, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में कि सीरीज में। आप कहोगे सर ये तो पैरेलल में है। अगर R2 और R3 पैरेलल में हैं तो मेरे बंधु एक बात बताओ कि यहाँ का जो V होगा वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पैरेलल सर्किट होती है, जो समांतर सर्किट होती है, वहाँ का वोल्टेज हमेशा बराबर होता है। यानी कि दो ब्रांच है, दो समांतर में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। यानी यहाँ पे अभी आपको वोल्टेज नहीं पता है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज आपको पता है। कैसे, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू आर। अब I का मान आपको 1 दिया है, R का मान आपको 30 दिया है, तो कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट। यानी यहाँ का वोल्टेज तो हमें पता है कितना है, 30 वोल्ट है। अगर यहाँ का वोल्टेज 30 वोल्ट है तो मेरे भाई फिर यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा, 30 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होते हैं। अगर यहाँ का 30 वोल्ट है तो ध्यान से समझो, फिर यहाँ की करंट कितनी होगी, मान लीजिए I2 कितनी होगी, तो I2 होगी V/R2 और V का मान आपको 30 पता चला है और R2 आपको दिया है 60। कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। यानी कि ये जो I2 है
I2 में करंट कितनी फ्लो होगी, 0.5 एम्पियर। अब किस तरह से आया आपको पता चल गया, क्योंकि ये दोनों सेम मतलब सेम पोटेंशियल पे तब हैं जब ये समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट तो 1 एम्पियर आ रही है और इसमें कितना आ रही है, 0.5 एम्पियर आ रही है। तो यहाँ पे कितनी करंट होगी, अब यहाँ पे जो I है I1, वो I1 ही तो इन दोनों में डिवाइड हुई है, यानी 1 एम्पियर यहाँ गई, 0.5 एम्पियर यहाँ गई। इसका मतलब है कि टोटल करंट कितनी थी यहाँ पे, टोटल करंट 1.5 एम्पियर रही होगी, तभी तो 0.5 इधर डिवाइड हुआ और ये इधर डिवाइड हुआ। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो I1 है वो क्या कर रही है, इस नोड पे आ रही है, ठीक है, और I2 और I3 इस नोड से दूर जा रही हैं, तो I2 प्लस I3 इस तरह से हम करते हैं KCL। KCL क्या कहता है कि किसी संधि पर, किसी नोड पर जाने वाली धारा का योग तथा उससे दूर जाने वाली धारा का योग हमेशा आप मतलब कि बराबर होता है। यानी I1 जो होगी इन दोनों करंट के सम के बराबर होगी, तो I2 का मान आपने निकाला 0.5, ठीक, और I3 का मान 1 दिया था, तो कितना हो जाएगा, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। तो आपको पता चल गया कि I1 का मान 1.5 और I2 का मान आपका 0.5 एम्पियर होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं, मान लो आपका दिमाग, मान लीजिए हो सकता है कि आप समझ नहीं पाएँ कि यहाँ 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, अब ये पैरेलल में है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि आप वोल्टेज निकालना भूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा मेथड है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा थोड़ा सा शॉर्ट वे में कि ये 30 ओम है तो 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, 60 होगा तो कितना होगा। आप समझो, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि जिस रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट डिक्रीज होती है। जिस रेशियो में करंट मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है उसी रेशियो में आपका करंट बढ़ती है। ऐसा ही तो होता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि आप देख रहे हो कि 30 है तो 1 एम्पियर हो रही है, अब रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 2 गुना, तो करंट कितनी होगी, आधी हो जाएगी ना, 0.5 एम्पियर होगी। तो आपको ये सब कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, कभी कभी बहुत यूजफुल हो जाते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में, कभी कभी बहुत ही यूजफुल होता है ये। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से दिया है कि नीचे दिए गए आकृति के अनुसार एक वोल्टेज डिवाइडर 30 वोल्ट की इनपुट वोल्टेज से 10 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। अगर R2 100 ओम है तो रेजिस्टेंस R1 का मान कितना होगा। नहीं बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस समझिए ध्यान से। अब कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिखाया गया है। अब इस फिगर में आपको क्या बताया गया है कि 30 वोल्ट है, इसमें R2 जो है मतलब पोटेंशियल डिवाइडर रूल से, यानी VDR से, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल से R2 के पास 10 वोल्ट मिल रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल से कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि R1 की वैल्यू बताओ। अब बताओ, R2 में वोल्टेज पता है आपको, R1 में करंट मतलब कि R1 का मान पूछ रहा है आपसे, तो समझना तो पड़ेगा ना कि कैसे आया। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान से समझिएगा आप कि अगर यहाँ 10 वोल्ट है, ठीक, यहाँ 10 वोल्ट है, आप समझ सकते हो कि जो वैल्यू आएगी, देखो एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ जो कि आसानी से आप समझ सकते हो कि जैसे अगर R2 है 100 वोल्ट है, देखो 30 वोल्ट था, 30 वोल्ट में 10 वोल्ट यहाँ पे आ गया, ओ 10 वोल्ट, हाँ 10 वोल्ट आया, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये तो दोनों किस में जुड़े होंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल कब लगता है, जब सर्किट सीरीज में जुड़ी होती है। अब ये दोनों इसका मतलब सीरीज में जुड़े हैं, इसका मतलब अगर 10 वोल्ट का ड्रॉप होता है तो फिर 100 ओम होगा, फिर 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो 100 ओम होगा, फिर 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो 100 ओम होगा। यानी ये एक R1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 200 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप समझ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब आपका देखो कि जब 100 ओम है तो 10 वोल्ट हो रहा है, तो 200 ओम होगा तो 20 वोल्ट हो जाएगा। एक रेशियो तो आप समझ सकते हो ना, क्योंकि 30 वोल्ट है, अब दोनों देखो मिलकर 30 वोल्ट हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो, लेकिन ऐसा मान लो है नहीं, ज़रूरी है कि ये डाटा, ये तो मतलब कि डाटा बहुत सटीक दिया तो आंसर बैठ गया, हो सकता है डाटा सटीक ना दे, फिर आप कैसे करोगे। ठीक है, तब देखिए, तब हम क्या करेंगे कि R2 का आपको रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पे वोल्टेज पता है आपको, तो क्या यहाँ की करंट निकाल सकते हो आप, तो I बराबर होता है V/R। ठीक है, V का मान दिया है 10/100, क्योंकि R2 कितना 100 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो आप देखोगे कि 1/10 एम्पियर की करंट आपकी फ़्लो हो रही है। अब एक चीज़ मेरे से बताओ कि जो करंट फ़्लो हो रही है 1/10 एम्पियर, वो यहाँ से फ़्लो हो रही है, यानी इस वाले रेजिस्टेंस से। तो ये R1 और R2 दोनों तो सीरीज में जुड़े हैं ना, तो करंट थोड़ी बढ़ जाएगी। करंट कितना रहेगी? 1/10 एम्पियर ही रहेगी। 1/10 एम्पियर यहाँ से भी फ़्लो होगी। अगर 1/10 एम्पियर यहाँ से भी फ़्लो हो रही है, तो आप ध्यान समझना कि आपका क्या होगा, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर करंट कितनी फ़्लो हो रही है आपकी, करंट आपकी फ़्लो हो रही है ऐसा कि 1/10 एम्पियर। अब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? अब देखिए 30 वोल्ट यहाँ पे हो गया ड्रॉप, मतलब 30 वोल्ट था सप्लाई, तो 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे होगा 20 वोल्ट, यहाँ 20 वोल्ट होगा। अब यहाँ 20 वोल्ट होगा और यहाँ से करंट कितनी फ़्लो हो रही है? 1/10 एम्पियर फ़्लो हो रही है। 1/10 एम्पियर फ़्लो हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि करंट 1/10 एम्पियर है, वोल्टेज 20 है, तो R1 जो होता है वो होगा आपका V/I होगा। तो V/I का मतलब V आपका दिया है 20 और I आपका 1/10। तो जैसे ही डिवाइड, जब देखो ये 1/10 से ऊपर जाएगा तो 20 × 10 हो जाएगा, 20 × 10, और आप देखोगे 200 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। अब किस तरीके से मैंने किया आपको देखने को मिला कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और कोई दूसरा मेथड है नहीं इसका। ठीक है, जब भी ऐसा मिले, देखो सीरीज में, देखो ध्यान समझिए, जब भी सीरीज में मिले, एक का वोल्टेज दिया है, अब एक का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमेशा इसमें करंट आप निकाल लो। अब इसमें जो करंट होगी वही करंट इसमें होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों सीरीज में होते हैं। हमेशा ये दोनों किस में है? सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो फिर आपको आराम से यहाँ की करंट पता चल गई। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दिया है पहले से, अब मान लो 100 वोल्ट होता, अब यहाँ 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, तो फिर यहाँ कितना मिलता है? 90 वोल्ट मिलता है ना। फिर आप यहाँ पे 90 वोल्ट मिलता है आपको। ठीक है, तो फिर 90 वोल्ट पता चलता है, यहाँ की करंट पता चलती, फिर आराम से आप R1 निकाल लेते। तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, निम्न आकृति में दर्शाए गए सर्किट के ए बी के आर पार जिसके लिए अधिकतम पावर ट्रांसफ़र हुआ है, आर का मूल्य क्या होगा? अब देखिए आर का मान आपसे पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आर का मान यहाँ पे आपसे पूछा है। अब कह रहा है इस आर से क्या ट्रांसफ़र हो रही है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है आपकी। ठीक है, आर से आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है, आपको यही बताना है। चलिए तो बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे, बस आपको देखना है और बताना है। अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जहाँ पे भी आर की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पे भी, ठीक है, जो भी मतलब कि ब्रांच है वहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम कर देते हैं ओपन सर्किट। इसको करेंगे यानी इन दो टर्मिनलों के बीच में तो हमें निकालना है, इन दो टर्मिनल के बीच में निकालना है, तो इस रेजिस्टेंस का हमको कोई मतलब नहीं है, इस रेजिस्टेंस का हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए बात ये नहीं है कि इस आर की वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअली में ये जो आर एल है ना, यही आर टी एच होगा। क्यों? क्योंकि हम आर टी एच निकालेंगे तो ये आर एल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपसे कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र हुआ है, तो अधिकतम पावर ट्रांसफ़र में ये आर जो होगा एक लोड की तरह काम कर रहा है, और जो आर टी एच होगा इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन ही यही होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ओपन कर लिया, चलो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना, आरटीएच निकालना है। अब ध्यान से समझो, आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसे शॉर्ट करेंगे, जो करंट सोर्स होगा उसको ओपन करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। देखिएगा ये, अब देखिए ये हमने यहाँ से आर हटा दिया, ठीक है, यहाँ से हमने आर को हटा दिया है, तो यहाँ पे हम आरटीएच अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, आरटीएच तो इसको देखिए शॉर्ट किया गया है, इसे भी शॉर्ट किया गया है। अब देखिए, अब इनके बीच में निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट एक है और एक ये दूसरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब 3 और 4 किस में होंगे? पैरेलल में। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो 2 और 1 किस में होंगे? पैरेलल में। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 1 और 2 पैरेलल में पहले होंगे, फिर 4 और 3 पैरेलल में होंगे, तो इनका पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो आप देखेंगे 1 और 2 जो होंगे वो पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2/3 आएगा। निकाल लेना, आपको मैंने बता दिया है तरीका कैसे निकालना है, पहले की वीडियो में बता दिया है मैंने। तो यहाँ आप निकाल लोगे आसानी से। फिर ये भी पैरेलल में है तो इसका भी निकाल लेंगे हम,
इसका निकालेंगे तो आएगा 12/7। कितना आएगा? 12/7। तब हम देखेंगे कि हमारा कुछ नया फिगर कुछ इस तरीके ड्रॉ होके आएगा। नया फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आएगा। तो जो नया फिगर हमारा है, अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 2/3 और 12/7 किस में होंगे? सीरीज में होंगे। अब भाई सीरीज में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले तो एक रेजिस्टेंस ए बना, फिर इनका पैरेलल निकाले तो एक रेजिस्टेंस ए बना। अब ये पॉइंट है दोनों, ठीक है, ये दोनों पॉइंट थे। आप समझ सकते हो कि ये दोनों पॉइंट हैं, ये ख़त्म कर दिए एक एक रेजिस्टेंस, तो फिर यहाँ से ऐसे ही तो बनेगा आपका। तो ये जो होगा 2 रेजिस्टेंस ये सीरीज में होगा। अब ये सीरीज में है, 2/3 और 12/7 सीरीज में है, तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ेंगे। तो हम जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो 50/21 आएगा। निकालना 2/3 प्लस 12/7, तो हमारा 50/21 आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2.38 ओम आएगा। अभी जो आर आया ना, ये RTH आया है, आर इक्विवेलेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, RTH आया या फिर आर इक्विवेलेंट आया। लेकिन अब आपसे पूछा था कि इस आर की वैल्यू कितनी होगी, इस आर की वैल्यू, वो तो इन टर्मिनल के पास में RTH आया ना, इस आर की वैल्यू थोड़ी ना आई है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला था कि अधिकतम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। अब अधिकतम पावर ट्रांसफ़र हो रही है तो इसका मतलब है कि RTH जो होगा आर लोड के बराबर होगा। यानी जो यहाँ से यहाँ तक का अभी तक हमने रेजिस्टेंस निकाला था, ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से बराबर हो जाएगा। तो RTH बराबर RL हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.38 ओम आएगा, RTH भी और ये R भी, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सर्किट के लिए वोल्टेज V1 और V2 का मान है। अब वोल्टेज V1 और V2 का मान आपसे पूछ रहा है नीचे दिए गए सर्किट के लिए। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए कि V1 और V2 का मान पूछ रहा है और बोला है कि नोडल विश्लेषण का उपयोग करें। अब नोडल विश्लेषण का उपयोग करें, चाहे कोई भी उपयोग करें, वो बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि कितना है। अब फिगर दिख रहा है, देखो आसान दिख रहा है, फिगर देखने में तो कठिन नहीं लग रहा है यार, लेकिन बताओ तो पता चले ना कि कठिन है कि आसान है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपका, 7/10, 3/7, 3/10 और 3/7, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से आपका है। अब देखिए क्या करना है ना आपको। अब इसने क्या किया है उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है, इसने क्या किया है उसको हमें नहीं मतलब है, बस हमें मतलब है इससे कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं हम। अब देखो वो जो मेथड लगाया है, वो मेथड लगाया है कि आई करंट फ्लो हो रही है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी कुछ इस तरीके से, 2 पार्ट में, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। अब ये 3 ओम और 7 ओम ये तो पैरेलल सीरीज में है, तो पहले तो अभी हमें V2 को पता करने से पहले इसको छोड़ दो, पहले 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो करंट डिवीजन रूल का क्या मतलब होता है कि अगर आपको इस ब्रांच में करंट चाहिए तो हम सपोज हमें इसका नाम हम I2 रख देते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो होगी उसका नाम I2 है। तो I2 करंट निकालने के लिए हमें पहले टोटल करंट 1 एम्पियर है, गुड़े अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 एम्पियर है, वो 5 ओम है, अपन टोटल 15, तो कितना हो जाएगा 1/3। यानी 1/3 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है वह इसमें फ्लो हो रही है 1/3 एम्पियर। अगर 1/3 का मतलब कहें तो 0.33 यहाँ फ्लो हो रही है, तो फिर कितनी बच गई? अब एक में से घटाओगे तो 0.67 जो होगी यहाँ से फ्लो होगी, 0.67। अब 0.67 यहाँ से फ्लो हो रही है। अब देखो मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर 1/3 यहाँ से फ्लो हो रही है तो यहाँ से कितना फ्लो होगी, 2/3 एम्पियर, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ से अगर 1/3 फ्लो हो रही है तो यहाँ से 2/3 फ्लो होगी ना, आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ की करंट आपको पता चल गई 1/3 एम्पियर है, तो यहाँ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल करंट में से ये घटा देंगे, ठीक है। तो I1 बराबर जो होगा वो टोटल करंट कितनी है, 1 माइनस 1/3, तो 3 एक कम 3, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 एम्पियर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से 2/3 और यहाँ से 1/3 फ्लो हो रही है। कोई बात नहीं भाई, चलो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए V1 के लिए यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रही है, 2/3 गुड़े I इंटू आर होगा ना, क्योंकि V1 मतलब क्या, V बराबर I इंटू आर,
आई इंटू आर। अब आई कितना है, आई आपका 2/3 है, गुणे आर कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 10/3, 10/3। अब यानी कि जो 10/3 है वो आपका क्या है, ये V1 है। अब V2 कितना होगा, V2, ठीक है, देखिए ध्यान से, हमें समझना है कि V2 कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि V2 हमारा जो होगा वो V2 को हम, अच्छा हाँ यहाँ देखिए V2 को हम निकालेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना होना चाहिए। यहाँ का वोल्टेज का मतलब कि ये वाला वोल्टेज जो होगा वही वाला वोल्टेज होगा, ठीक है। तो करंट तो दोनों में सेम ही आ रही है, 1/3 करंट तो दोनों में सेम आ रही है ना। लेकिन यहाँ का देखो, यहाँ का वोल्टेज बताना है आपको, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज अगर बताना है तो फिर आपको कितना बताना पड़ेगा, यहाँ के रेजिस्टेंस के थ्रू हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ करंट फ्लो हो रही है 1/3 गुणे 7, तो 7/3, 7/3 वोल्ट आ जाएगा, 7/3 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10/3 और 7/3। देखिए कुछ इस तरीके से आपका सॉल्व किया है कि आपने जो करंट निकाला है कैसे निकाला है, आप समझ गए होंगे। तो हम करंट निकालने के बाद क्या करेंगे कि सब जगह हमने करंट निकाल लिया, करंट निकालने के बाद वोल्टेज V1 निकाले हैं तो I1 इंटू आर। अब जो वोल्टेज V2 निकाले हैं I2 इंटू आर। अब I2 जो है आपका कितना है 1/3 और R जो है 7 है, तो 7/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये नहीं कि मतलब कि 1/3 गुणे 3 करेंगे तो फिर यहाँ का रेजिस्टेंस पता, यहाँ का वोल्टेज आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ का वोल्टेज पता चलेगा, लेकिन यहाँ का वोल्टेज अगर आपको बताना है तो फिर आपको फिर यहाँ का वोल्टेज बताने के लिए वोल्टमीटर जब इसके क्रॉस लगाओगे तो कितना आएगा 7/3, जब इसके क्रॉस लगाओगे तो फिर कितना आएगा 1 आएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें अगर कंफर्म करना हुआ कि कैसे हमारा वोल्टेज सेम तो है ना, तो देखिए आपको पता है कि यहाँ का वोल्टेज 10/3 आया है और यहाँ पे 1 वोल्ट आया और यहाँ पे कितना आया है +7/3, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, तो 10/3 यहाँ का भी वोल्टेज होगा। तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इधर वाले का 10/3 और इधर वाले का भी 10/3 आएगा, ठीक है। चलिए, और वैसे भी समझना आप हमेशा एक चीज़ हमेशा नोट करना कि जैसे अगर ये 7 है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हाई होगा, अगर ये 3 है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप लो होगा। ये भी समझना कि दो चीज़ सीरीज में जुड़ी हुई हैं। तो आपसे वोल्टेज हमेशा देख लो, पूछ सकता कहीं का भी, तो वोल्टेज कहाँ पे हाई होगा कहाँ पे लो होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल टू, किरचॉफ लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, एसी सर्किट पर, डीसी पर, पैसिव नेटवर्क ओनली, बोथ एसी एज वेल एज डीसी सर्किट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को भी तैयार रखना है। तो देखिए किरचॉफ का नियम जो है एसी तथा डीसी दोनों परिपथों पर लगाया जाता है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ये एक डीसी सर्किट है और ये फिगर है जो कि एसी सर्किट का है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसमें केवीएल लगा है और इस तरीके से इसमें केवीएल लगा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, केवीएल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू बहुत बार करवाया है, तो आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की, ठीक है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की। ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से क्या है। हाँ देखिए कि इट हैज़ ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज ऑन फुल लोड, इट हैज़ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इट हैज़ टर्मिनल वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लोड, इट हैज़ टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शनल टू करंट। अब देखिए बोला है वोल्टेज सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए अगर बोला है ये, तो आपको करना क्या है। देखिए वोल्टेज सोर्स क्या बोला है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, क्वेश्चन को भी देख लेना, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स बोला है। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, यानी इट हैज़ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आर का मान जो होगा वो जीरो होगा। यानी वोल्टेज
सोर्स का जो आइडियल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। एक करंट सोर्स है आइडियल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। एक वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ता है। ये पॉइंट सब याद रखने की चीज़ें हैं। एक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। देखिए क्या है, एक टर्मिनल जहाँ तीन या अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए एक ऐसा टर्मिनल जहाँ पे क्या होता है कि 3 या मोर देन 3 ब्रांचेज कनेक्टेड होती हैं, उनको हम बोलते क्या हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम लोगों ने जंक्शन मार के आया था। क्या? जंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। और नोड का डिफिनेशन भी सुनोगे ना, तो नोड का डेफिनेशन होता है कि 2 या 2 से अधिक ब्रांच जहाँ जुड़ती हैं उन्हें हम नोड कहते हैं, और 3 या 3 से अधिक तो उसको हम टर्मिनल या जंक्शन बोलते हैं। इस तरीके से आप पढ़ते हो कि जंक्शन बोलते हैं। लेकिन आयोग ने इसको क्या सही माना था कि जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचेज कनेक्ट होंगी, सपोज ये है, जैसे यहाँ कुछ रेजिस्टेंस वोल्टेज लगा है, यहाँ कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये वाला नोड जो है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांचें कनेक्ट होती हैं उसे हम नोड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। तो याद रखिएगा कभी भी इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है कि संयोजन बोल दिया, धनाग्र बोल दिया, टर्मिनल बोल दिया, नोड बोल दिया, तो टर्मिनल मत मारिएगा, आप नोड मार के आइएगा, सही होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए एक टर्मिनल जहाँ 3 या 3 अधिक शाखाएँ मिलती हैं, एक ऐसा टर्मिनल जहाँ 3 या अधिक शाखाएं मिलती हैं नोड कहलाता है। नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए को नोड कहा जाएगा क्योंकि R1 R2 R3 यहीं पे आके कनेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हो फिगर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन विच कंसेप्ट इन सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड, यानी कि कौन से कंसेप्ट पे सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड है? नॉन लीनियरिटी, रेसिप्रोसिटी, लीनियरिटी, डुअलिटी, किस पर? तो बताइए। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम रैखिकता नियम पर आधारित है। रैखिकता का मतलब कि लीनियरिटी पर बेस्ड है। सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर बेस्ड है? लीनियरिटी पर बेस्ड एक थ्योरम होती है। ठीक है, इसके साथ ही यह द्विपक्षी नेटवर्क में भी कार्य करती है, यानी बाईलेटरल नेटवर्क में भी कार्य करती है। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें प्रतिरोध लगा हो द्विपक्षी नेटवर्क का अच्छा उदाहरण होता है। ठीक है, द्विपक्षी का मतलब क्या हो गया आपका? बाईलेटरल। ठीक है, बाईलेटरल तो आपका इस तरीके से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, ये नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाइड। एक नॉन लीनियर नेटवर्क आपका क्या सेटिस्फाई नहीं करता? तो देखिए होमोजेनिटी कंडीशन नॉन लीनियर नेटवर्क सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखिए बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन, होमोजेनिटी सुपरपोजिशन एंड एसोसिएटिव कंडीशन, सुपरपोजिशन कंडीशन। अब देखिए जो एक नॉन लीनियरिटी नेटवर्क है ना, वो आपका क्या नहीं मतलब कि सेटिस्फाई करता है? तो आपको वो सेटिस्फाई नहीं करता है। एक नॉन लीनियरिटी नेटवर्क एक रूपता सुपरपोजिशन दोनों स्थितियों को संतुष्ट नहीं करता, यानी कि बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन पर में सभी रैखिक तथा द्विपक्षीय नेटवर्क पर कार्य करती है। द्विपक्षीय नेटवर्क में वोल्टेज या धारा की दिशा बदलने पर नेटवर्क की विशेषताएं नहीं बदलती। एक नेटवर्क जिसमें केवल प्रतिरोध लगा हो बाईलेटरल नेटवर्क का अच्छा उदाहरण है। आप ये समझ सकते हो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी दोनों पर आपका ये कार्य नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाइल कैलकुलेटिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट आर मेड डेट, यानी कि जब हम कैलकुलेट करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब कि RTH एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट यानी कि RN, जब हम इन दोनों को करते हैं तो किसको डेड करते हैं? यानी कि जब थेवेनिन के प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय को थेवेनिन के प्रमेय के बराबर परिपथ की गणना की जाती है तो क्या समाप्त किए जाते हैं? किसको डेड किया जाता है? ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ओनली करेंट सोर्स, ऑल वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेज, या फिर ओनली वोल्टेज सोर्सेज? अब बताओ, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने की बात है। देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लोग इसमें क्या देखेंगे कि पहले तो ऑल डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी के क्वेश्चन में मान लो पहला ऑप्शन आपका ये आ गया कि ऑल वोल्टेज सोर्स एंड ऑल करंट सोर्स, तो देख के मैं गारंटी देता हूँ
कि लगभग 50 to 60% बच्चे यही वाला मार्क के आएंगे कि ऑल वोल्टेज एंड करंट सोर्स को हम डेड कर देते हैं, ठीक है, जिनको हम नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं उन्हें हम डीएक्टिवेट करते हैं, उन्हें हम डेड करते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज के नाम पे क्या क्या होता है? वोल्टेज सोर्स होता है और करंट सोर्स होता है, बस, और कुछ नहीं होता। इन्हीं चीज़ को हम क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं, इनको ज़ीरो करते हैं। लेकिन ऑल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्यों नहीं करेक्ट होगा? तो इसका कारण है कि जो ऑल वोल्टेज सोर्स है ना, उस वोल्टेज सोर्स में आपका क्या आ जाएगा? आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो 4 तरह का जो आपका होता है वो भी इसमें आ जाएगा सोर्सेस में। लेकिन हम डिपेंडेंट सोर्स को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग आरटीएच। यानी आरटीएच जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तब हम हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्स को ज़ीरो करते हैं, ना कि डिपेंडेंट सोर्सेस को। तो इनमें सब आ जाएगा, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये समझने की बात है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने बताया है कि करंट सोर्स हटाना तो क्या करना होता है? ओपन सर्किट करना पड़ता है। वोल्टेज सोर्स हटाना होता है तो क्या करना पड़ता है? शॉर्ट करना पड़ता है। ये सब चीज़ें तो मैंने बताया ही आपको। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि द वोल्टेज अक्रॉस आर इस। अब देखिए क्या कह रहा है कि आर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। अब यहाँ से कितना चल रहा है? -5, ये -6, तो टोटल यहाँ कितना मिलेगा? 11 वोल्ट मिलेगा। आप तो आसानी से इसमें केवीएल भी लगा के कर सकते हो ना, कि -5 प्लस फिर माइनस प्लस, तो पहले निगेटिव टर्मिनल फिर इसमें भी पहले निगेटिव टर्मिनल। तो मैंने बताया कि दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद यहाँ आर के पास कितना ड्रॉप होगा? 11 वोल्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसको तो आई थिंक आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। पूछा क्या है कि इन द सर्किट अबव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी विल बी, यानी ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो क्या कठिन है ये? बताओ कठिन है? कठिन नहीं है। बस करना क्या है कि ये 3 और ये 7 किस में है? पैरेलल में। तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 ओम। ये 10 ओम हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये जो 3 और 7 थे ये 10 ओम हुए, तो 10 और 10 जो होगा ये पैरेलल में है। 10 और 10 किस में है? पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 5। अब देखिए मैं इस ए और बी के बीच में बात कर रहा हूँ, तो पहले ये 10 हुआ, फिर ये 10 पैरेलल में इसके संग हुआ तो 5 आया। तो टोटल रेजिस्टेंस कुछ आपका इस तरीके से देखिए कि जैसे ही आप बनाओगे तो ये 3 और 7 कितना हो जाएंगे? 5 हो जाए, वो 10 हो जाएंगे। तो 10 और 10 जो होंगे पैरेलल में होंगे। 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालोगे तो 5 ओम आएगा। तो 5 ओम आया। फिर इस 5 ओम को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ए और बी ऐसे ही रहेगा, ये 5 ओम को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 5 और ये 5 ये किस में होंगे? सीरीज में। और ये सीरीज में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ओम हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि कुछ इस तरीके का आपका फिगर बनेगा, ये और ये, या फिर आप ऐसे फिगर बना सकते हो कि दोनों पैरेलल में होंगे। 10 और 10 किस में होंगे? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 5 ओम होगा। क्या होगा? 5 ओम होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। चलिए, एक आपका ये क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। ये देखिए एलएमआरसी में पूछा गया था क्वेश्चन आपका 2018 फर्स्ट शिफ्ट में, और डीएमआरसी 2016 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि यूपीपीसीएल जेईई में आके आपका पूछ ले इस बार। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। मैंने बताया कि एक 35 वोल्ट का मतलब स्रोत को श्रेणी में 600 ओम के साथ तथा 8 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया। यदि एक वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1.2 किलो ओम है को 600 ओम के प्रतिरोध के क्रॉस जोड़ा जाए तो इसकी रीडिंग 5 वोल्ट होती है, तो आर का मान क्या होगा? अब देखिए आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनाया गया है, ठीक, इस तरीके का फिगर बनाया गया है। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो, इसमें बताओ कुछ क्या है जो देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से
अच्छा देखिए, इसमें फिगर नहीं बनाया गया है, आपको फिगर बनाना था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में अगर आप जेबी गुप्ता पढ़े होंगे तो जेबी गुप्ता के बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे कि एक एक यही वाला क्वेश्चन है, एक फिगर बना के दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ज़रूर आप जेबी गुप्ता देखिएगा, मैंने जेबी गुप्ता का मतलब कि सॉल्यूशन भी करवाया, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि वहाँ पे आपको दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरीके से है और एक क्वेश्चन ऐसा है। तो यहाँ आपको समझना है कि सबसे पहले एक 35 वोल्ट का मतलब कि सोर्स है जो कि 600 ओम तथा आर ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि एक 600 ओम का प्रतिरोध हमें बनाना है, एक आर ओम का बनाना है, एक 600 रहेगा, एक आर ओम रहेगा, और इसके संग हम जोड़ देंगे कितना 35 वोल्ट की सप्लाई को, 35 वोल्ट की सप्लाई को जोड़ देंगे। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक वोल्ट मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1.2 किलो ओम है को 600 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस जोड़ा जाता है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, पैरेलल में। तो इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे। इसका रेजिस्टेंस जो आपको दिया है वो कितना दिया है, 1.2 किलो ओम, तो इसको हम 1200 लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 किलो ओम बोलो चाहे 1200 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग कितनी है, 5 वोल्ट है, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो आर का मान क्या होगा, इस आर की वैल्यू बतानी है। अब देखो, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था, तो उसमें हमने देखा कि आपका कुछ फिगर इस तरीके का बन के आएगा। तो मेरे से एक बात बस आप बता दो कि यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है, कितना है 5 वोल्ट, मैंने कहा क्रॉस जोड़ा गया, इसका मतलब पैरेलल में जोड़ा गया। अगर पैरेलल में जोड़ा गया तो इसका मतलब यहाँ जब 5 वोल्ट मिल सकता है तो फिर भाई मेरे यहाँ पे कितना मिलेगा। अब वो सर जी यहाँ पे तो 5 वोल्ट फिर मिलेगा, यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा ना। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मिला तो आप बताओ, मैंने कहा कि जब दो चीज़ें सीरीज में जुड़ी हुई, जैसे कि ये 600 ओम और आर ओम दोनों सीरीज में हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ की करंट निकालेंगे पहले, और यही करंट आपकी यहाँ भी फ्लो होगी, कोई डाउट नहीं है। जो करंट यहाँ फ्लो हो रही होगी वही करंट यहाँ भी फ्लो होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ वोल्ट मीटर आपको दिखाया गया है। अब ऐसा नहीं, देखो एक चीज़ और, इसमें आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए क्या डाला है कि जैसे ये इसका वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1200 ओम यानी 1.2 किलो ओम है। इससे क्या आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये 600 ओम और ये 1.2 किलो में तो पैरेलल में हो गया, अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो। तो ये सब करने में ना आप फिर मतलब कि कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ बस सीधा सीधा समझने की बात है कि एक वोल्ट मीटर लगाया गया है उसमें, जिसकी रीडिंग ये 600 ओम बता रहा है कि इतना वोल्ट आपका ये यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी 600 के ओम के अक्रॉस कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, 5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये 1.2 किलो ओम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पे भी आपका कितना होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा। अब यहाँ की करंट आप निकालोगे तो V/R, तो V आपका 5 वोल्ट है, R आपका 600 है। अब हमें निकालना है, तो आप निकालोगे तो देखोगे आपकी करंट कुछ इस तरीके से आई होगी। आपकी करंट जो होगी 5/100 से निकालेंगे तो 0.00833 एम्पियर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और समझने की बात है कि यहाँ से जो टोटल करंट चली थी, ठीक है, यहाँ से जो टोटल करंट चली थी, तो यहाँ तक आते आते इसको दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया इनने। क्यों दो ब्रांच में डिवाइड किया, क्योंकि पैरेलल में जुड़ा है, तो पैरेलल में इसको डिवाइड किया गया है। पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या है कि यहाँ का भी वोल्टेज आपको पता चले और यहाँ का भी वोल्टेज आपको पता चले। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो आई करंट जा रही है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, और यही आई करंट इधर नीचे भी आएगी, यही आई करंट नीचे भी आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी करंट और यहाँ पे जो करंट होगी दोनों जुड़ेंगी, तब जाके आई करंट आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ की करंट पता करने के साथ साथ यहाँ पे कितनी करंट पता चल रही है ये है। अब देखो मैंने एक चीज़ गलती से बोल दिया कि 1.2 किलो ओम का कोई यूज नहीं है, लेकिन 1.2 किलो ओम का वास्तव में यूज है। क्या है, यहाँ की करंट पता करने के लिए। ठीक है, यहाँ की जब करंट पता होगी और यहाँ की करंट आप पता करोगे तो दोनों को जोड़ोगे, तब जाके आपकी आई की करंट निकलेगी। तो आप देख रहे हो आई वी यानी वोल्ट मीटर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो कुछ इतनी करंट फ्लो हो रही है। निकालने के बाद आप देख सकते हो कि 5/1.2 × 10³ करने पर इतनी करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद इस आर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो इतनी करंट फ्लो हो रही है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी करंट कुछ इतनी होगी, 0.01249 एम्पियर। अब आपको पता है कि 35 वोल्ट का मतलब सोर्स है,
यहाँ पे कितना वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ कितना होगा, 30 वोल्ट होगा ना, क्योंकि दो ही तो रेजिस्टेंस है। ठीक, दो ही तो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। मैंने बताया था, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन करवाया था, इसलिए मैंने बताया था कि याद रखिएगा। तो यहाँ का वोल्टेज 30 है, तो आर आपको नहीं पता है, तो आर हमें निकालने के लिए वी बटे आई करना पड़ेगा। वी का वैल्यू 30 है और आई अभी हमने निकाला, तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.012 डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपका आएगा 2401.92। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको तो 2401.92 यानी 2.4 किलो ओम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें नहीं, अब ज़्यादा मत सोचो, अब देखो हमें क्या करना है, सब कुछ हमको इतना लंबा सब कुछ नहीं करना पड़े, तो आप अपना दिमाग बस लगाओ। क्या करना है कि 6, अब देखो 600 पर कितना सप्लाई, मतलब कि 600 अगर है आपका, ठीक है, 600 अगर आपका है तो फिर कितना वोल्टेज हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। 600 पर कितना हो रहा है, 5 वोल्ट। लेकिन अगर ऐसे देखना है तो 600 पर 5 वोल्ट हो रहा है, लेकिन अब ये दोनों पैरेलल में है, ये भी देखना है आपको, यानी कि 600 और 1200। देखो मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ आपको, 600 और 1200 पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 600 गुणे 1200, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, अपन 1800। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 6 3 18, 3 4 12, तो 400। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 400 होगा। और 400 में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है आपका, 400 में वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो 5 वोल्ट हो रहा है। देखो समझना मैंने क्या बोला, कि जो 400 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कितना हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। फिर आप ध्यान से समझो, फिर 5 वोल्ट के लिए 400, 5 वोल्ट के लिए 400, ठीक है, फिर 5 वोल्ट के लिए 400, ठीक है, फिर 5 के लिए 400, अभी कितना हुआ, मतलब 15 वोल्ट ही हुआ। अभी कितना हुआ, 4 4, ये 1200 वोल्ट हुआ, वो सॉरी 1200 ओम हुआ। यानी 400 ओम रहेगा तो 5 वोल्ट, 400 ओम रहेगा तो 5 वोल्ट। तो मैं एक तरीका बताऊँ जिसमें आपको अगर पता चल गया ना तो आप सटीक बता सकते हो, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 30 वोल्ट के लिए आपको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 से 6 बार। ठीक है, क्योंकि 5 को हमने 6 बार तोड़ दिया, क्योंकि 5 के लिए तो 5 यही हो गया, बचा है सिर्फ 30 वोल्ट। अब 30 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 5 वोल्ट में अगर देखो समझो, 5 वोल्ट में कितना है, 400 है। ठीक है, तो फिर 30 में कितना होगा, 30 में होगा 400 गुणे 5 बटे 30, ओ सॉरी, देखो देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो सॉल्व करने में आपको ही मज़ा आएगा। कैसे करेंगे कि अगर 400 ओम है तो 5 वोल्ट है, ठीक है, ओ सॉरी, ऐसे करो ना, 5 वोल्ट है तो 400 ओम, ठीक है, अगर 30 वोल्ट है तो फिर कितना होगा, तो 30 वोल्ट है तो 400 गुणे 30 बटे 5, तो 5 चौक को 20, तो देखेंगे कि 4 3 1200, कितना होगा 1200, इतना आपका हुआ। 5 वठे सॉरी यार, यही तो, ये 5 चौक को नहीं, 5 वठे होगा, तो 8 3 का 2400, कितना होगा 2400 ओम होगा आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इतना देखो मैं नहीं कहता कि इतना लंबा आप लगाओ, लेकिन आपको एक मेथड भी पता होना चाहिए और एक शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। अब शॉर्टकट आपको पता चल गया कि आपका 5 वोल्ट पे 400 मिल रहा है, 5 वोल्ट पे 400, तो 30 वोल्ट पर कितना मिलेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स हो गया ना, मैथमेटिक्स हो गया। बस आप लगाओगे तो आप देखोगे 2400 मिल गया आपको। कितना मिल गया, 2400। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते थे इसको। तो कितना आ जाएगा, 2.4 किलो ओम। 2400 बोलो चाहे 2.4 किलो ओम बोलो। तो देखो ये तरीका था, इस तरीके से आप लगाओगे तो बहुत आसानी से कर लेते, इतना लंबा आपको पोपट ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। पेड कोर्स की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 1200 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको इतना सब कुछ मिलेगा। ओके।